मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सभी लोग जितने लोग ऑनलाइन है भाई आ जाइए, चल स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। और कल कहाँ तक आ गए थे हम लोग? कहाँ तक? थोड़ा नोट्स दिखाइएगा। मूल अधिकार कुछ लिखाया था, समझाया था थोड़ा बहुत ना। मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार और मानवाधिकार के बीच अंतर, मूल अधिकार का संवैधानिक प्रावधान, यहाँ तक हुआ रहा होगा ना। और कुछ तो विशेषता तो नहीं बताए थे। चलिए हेडिंग बनाइए मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए इसकी। मूल अधिकार मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, ये वाला फैन आगे वाला बंद करवा दीजिए, उसको बोल दिया आगे वाला बंद कर दीजिए। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं या आवश्यक हैं। भौतिक या नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं और साथ ही विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित भी करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित भी करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित भी करते हैं। अगली हेडिंग बनाइए मूल अधिकार और मानव अधिकार में अंतर। मूल अधिकार और मानव अधिकार में अंतर। मूल अधिकार व मानव अधिकार में अंतर। पहला पॉइंट लिखिए, मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। जो किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट, मानव अधिकार और मूल अधिकार में मूल अंतर यह है कि मानव अधिकार और मूल अधिकार में एक अंतर यह है कि या मूल अंतर यह है कि जहां एक और मानव अधिकार किसी भी देश की सीमा से या संविधान की सीमा से, किसी भी देश की सीमा से या संविधान की सीमा से प्रतिबंधित नहीं होते, वहीं दूसरी ओर मूल अधिकार किसी देश की सीमा से
और संविधान की सीमा से बंधे होते हैं। किसी देश की सीमा से और संविधान की सीमा से बंधे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, जिसका अर्थ यह हुआ कि इसे न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। जिसका अर्थ यह हुआ कि इसे न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। वही मानव अधिकार को न्यायालय के द्वारा कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है। न्यायालय के द्वारा कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है। न्यायालय के द्वारा कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है। अगली हेडिंग बनाइएगा, मूल अधिकार का संवैधानिक प्रावधान। मूल अधिकार का संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, एक फ्लो चार्ट बनाइए। भाग, स्रोत, अनुच्छेद, उपाधि, मूल संविधान में अधिकार, मूल संविधान में अधिकार, वर्तमान में अधिकार, वर्तमान में अधिकार, संशोधन। भाग 3, स्रोत, अमेरिका, अनुच्छेद 12 से 35, उपाधि, संविधान का मैग्ना कार्टा, मूल संविधान में अधिकार, 7, वर्तमान में अधिकार, 6, संशोधन में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। हटा दिया गया। एक पॉइंट इसमें आप बगल में ऐड कर लीजिएगा, कहाँ रखा गया, कहाँ रखा गया। भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में और विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक या कानूनी अधिकार
बना दिया गया। और एक पॉइंट और ऐड करिएगा इसमें, पहले कहा था, इसको दो ऐसे तरफ, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था और अनुच्छेद 31 में था। ये प्रोजेक्टर सही चल नहीं रहा है क्या? ये बच्चों को कैसे दिखाई दे रहा हो इसमें? पीछे वाले आप लोग को दिखाई दे रहा वहाँ? अच्छा, ये ब्लैक बैकग्राउंड पे नहीं दिखता है, वाइट बैकग्राउंड पे दिखता है क्या वहाँ? ठीक है, वाइट कर दीजिए इसको। अभी इसको लिख लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ओरली बोल दे रहा हूँ, फिर इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, भाग इसका कौन सा है? 3, स्रोत अमेरिका, अनुच्छेद 12 से 35, उपाधि संविधान का मैग्ना कार्टा। मूल संविधान में कितने अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं? संशोधन कौन सा हुआ? 44वां। इसके माध्यम से क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक या कानूनी अधिकार। किस भाग में रखा गया? किस अनुच्छेद में रखा गया? पहले कहां पर था? 2 स्थानों पर। 19 क्लॉस 1 सब क्लॉस एफ, हिंदी में किताबों में लिखा रहता है चा, और दूसरे स्थान पर अनुच्छेद 31 में भी पहले इसे रखा गया था। अब इसका बोर्ड चेंज कर दीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड कर दीजिए। लिख ले, दिख रहा है ये? रुक जाइए, इसको लिख लेने दीजिए। पीछे से दिखाई देता, आप लोग देखते कैसे वहां से? ब्लर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वहां वहां वाला तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा था। आप लोग सब बीच में प्रॉब्लम आ रही है। यहां से भी तो दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, हम खड़े इसलिए दिखाई दे रहा है, हमारे जाने के बाद नहीं दिखाई देगा। चलिए ठीक है, मैं व्हाइट बैकग्राउंड कर दे रहा हूं। व्हाइट कर दीजिए बैकग्राउंड इसका। रुकिए, ठीक है। अब लिखेंगे ब्लैक से हम ना, ब्लैक या रेड का या ब्लू का यूज करेंगे तो दिखेगा। चलो फिर आगे बढ़ो, अगली हेडिंग बनाइए, मूल अधिकार की विशेष, सॉरी, वर्तमान में अधिकार। पहले हेडिंग बनाइए, वर्तमान में अधिकार। वर्तमान में पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता को 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार को 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को 32, जबकि मूल अधिकार को रखा गया है अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। तो यहाँ डिबेट इस बात की, जब मूल अधिकारों को अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य रखा गया है और समानता के अधिकार की शुरुआत हो रही है अनुच्छेद 14 से और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का समापन हो गया 32 पे, तो अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 कहाँ गया? जबकि समग्र रूप से हम लोग बोलते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के प्रावधानों को रखा गया है। जब पूरा का पूरा 12 से 35 में है, शुरू 14 से हो रहा है, समाप्त 32 में हो जा रहा है, तो ये कहाँ गए सारे अधिकार? क्योंकि ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये कोई आपको अधिकार नहीं देते, बल्कि ये अधिकारों से संबंधित कुछ प्रावधानों को बताते हैं। जहाँ अनुच्छेद 12 राज्य की परिधि को बताता है, जहाँ 13 कानूनों से सुरक्षा देता है, जहाँ 33 और 34 संसद को यह शक्ति देता है वह कानून बनाकर सैन्य बलों के अधिकारियों को या सेना का कानून जब लागू हो तो मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 35 में लिखा गया है कि मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए संसद कानून भी बना सकती है और दंड का प्रावधान भी कर सकती है। वो आपको डिटेल में भी आगे समझाया जाएगा, ठीक है। तो कभी अगर कोई पूछे कि अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35 में मूल अधिकार नहीं है क्या, तो आप कहेंगे ये मूल अधिकार का हिस्सा है, भाग 3 का हिस्सा है, लेकिन ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से अधिकार के रूप में नहीं मिला है, बल्कि यह मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों को बताते हैं। स्पष्ट दिख रहा है सब लोगों को? आगे बढ़े, हेडिंग बनाइए मूल अधिकार की विशेषताएं। मूल अधिकार की विशेषताएं। मूल अधिकार की विशेषताएं। देखिए, मूल अधिकार की विशेषताओं से जो भी सवाल बनेगा वो आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल होगा, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से नहीं आता। यहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। और इसलिए अगर इसको अच्छे से आप एक बार समझ लिए कि मूल अधिकार की विशेषता क्या होती है, तो पूरे मूल अधिकार में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको बहुत डिटेल का नहीं बल्कि इसके संक्षिप्त कीवर्ड को पहले लिखूंगा। अभी आप मेरे साथ लिखिएगा मत, पहले समझा दूंगा, फिर मैं इसको बुलेट फॉर्म में आपको लिखाऊंगा। मूल अधिकार की पहली विशेषता है, या तो ऐसा करिए एक फ्लो चार्ट बनाइए, मेरे साथ जैसे मैं लिख रहा हूं उसको लिखिए, मैं फिर डिटेल में एक बार मैं समझा दूंगा, आप मेरे साथ साथ लिखिए। मूल अधिकार की विशेषता में पहली विशेषता है कि मूल अधिकार अस्थायी है, अस्थायी हैं, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है मूल अधिकार सीमित हैं, मूल अधिकार सीमित हैं। तीसरी विशेषता है मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, मूल अधिकार वर्तनीय है। चौथी विशेषता है मूल अधिकार नकारात्मक प्लस सकारात्मक है, मूल अधिकार नकारात्मक
और सकारात्मक हैं। मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक हैं। अगली विशेषता है कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट विशेषता है कुछ मूल अधिकार भारतीय प्लस विदेशी, भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। दोनों को प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। कुछ मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। अगली विशेषता है कि कुछ मूल अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। और एक विशेषता है कि कुछ मूल अधिकारों में दंड का प्रावधान है। कुछ मूल अधिकारों में दंड का प्रावधान है। मूल अधिकार राज्य का दावा है। मूल अधिकार राज्य का दावा है। सॉरी, राज्य लिख दिया मैंने, नागरिकों का दावा है। नागरिकों का दावा है। इसे नोट करिए, फिर समझाता हूं इसी में डिटेल में आपको। इसी नहीं चल रही है क्या? सफोकेशन हो रही है यार। नोट करिए, फिर समझाता हूं मैं आपको। चलो स्टार्ट करूं। देखिए, अब इसको डिटेल में समझिए कि मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहां से सारे स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं, जो आपके परीक्षाओं में कथन कारण वाले सवाल आते हैं, जिससे डरते हैं आप लोग, वो सवाल यहीं से बनते हैं। और इसमें कुछ नहीं होता है। तथ्य तो से डर लगना चाहिए कि तथ्य हो सकता है दिमाग से फिसल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं फिसलता। कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो बुढ़ापे तक आपको याद रहेगा। तो इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। जो स्टेटमेंट, कथन कारण और बड़े बड़े सवाल आते हैं, वो यहीं से बनते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के। पहली विशेषता समझाता हूं मैं आपको। पहली विशेषता में क्या कहा गया, ये फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा था आपको कि मूल अधिकार अस्थायी है। इसका मतलब हुआ कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट। ये अस्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी है, जिसका सीधा सा मतलब हुआ संसद संशोधन करके इसे घटा भी सकती है। संसद संशोधन करके इसे बढ़ा भी सकती है, और कुछ विशेष स्थितियों में इसका निलंबन भी किया जा सकता है। क्या? कुछ विशेष स्थितियों में इसका निलंबन यानी सस्पेंशन भी किया जा सकता है। तो दिमाग से जरा सोचिए कि क्या संसद ने आज तक संशोधन करके कुछ घटाया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया।
क्या संसद ने कुछ संशोधन करके जोड़ा? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 15 क्लास 4 को जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से 13 4 को जोड़ा गया। आगे चल करके फिर आप चलेंगे तो आपको मिलेगा 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से 15 5 को जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से 15 6 और 16 6 को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। इसका मतलब है कि संसद संशोधित करके इसे घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। इसका मतलब यह अस्थायी नहीं है या क्या है, अस्थायी है। लेकिन इसका एकमात्र मतलब ये नहीं है, इसका एक मतलब और भी होता है कि कुछ विषम परिस्थितियों में इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, इसका निलंबन भी किया जा सकता है, लेकिन इसका निलंबन भी अस्थायी नहीं है। नहीं समझ पाए होंगे, फिर से बोलता हूं। हमने कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन इसका निलंबन अस्थायी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकारों को हमेशा हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ विशेष स्थितियों तक ही सस्पेंड किया जा सकता है। सवाल उठता है, इसके संबंध में हमारे संविधान में कहीं कोई प्रावधान किया गया है? तो हमारे संविधान का 2 आर्टिकल ऐसा है जो ये बताता है कि किन परिस्थितियों में मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 358, एक आर्टिकल है 359। कल कौन बोल रहा था? हमें अनुच्छेद नहीं याद होता, आप बोल रहे थे, कौन था? तो ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन भंग मत करिएगा, आज से शुरू करिएगा डाइजेस्ट करने के लिए। जो आर्टिकल आते जाएंगे उसको एकदम बोलचाल की भाषा में समझते जाइएगा, रटिएगा मत। रटते हैं इसलिए नहीं याद कर पाते हैं, समझेंगे तो नहीं भूलेगा। अनुच्छेद 358 कहता है कि देश में इमरजेंसी लागू हो तो बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाएगी, यानी स्वतः निलंबित हो जाएगी, निलंबित करने की जरूरत। कुछ लोग कहेंगे स्वतः कैसे हो जाएगा? लाइट जाती है, इन्वर्टर चलाना पड़ता है कि चल जाता है अपने आप? जैसे जाती है वैसे चल जाता है। वैसे ही जैसे ही देश में इमरजेंसी लगेगी, यहां पर इसको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 19 जो होगा ये अपने आप क्या हो जाएगा? ये अपने आप निलंबित हो जाएगा, अपने आप, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आर्टिकल 358 में एक संशोधन किया गया। अब गहरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अब गहरे सवाल की तरफ हम जा रहे हैं। एक संशोधन इसमें किया गया जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन 1978। और इस संशोधन के माध्यम से कहा गया, अगर देश में राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगेगा तब तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा तो राष्ट्रीय आपात के समय ये आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था हमारे मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि इसे कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। तो वर्तमान स्थिति क्या है? क्या राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा? हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में? किसी भी परिस्थिति में नहीं, केवल तब निलंबित होगा जब राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध और क्या राष्ट्रीय आपात का आधार कितने होते हैं? 3 आधार होते हैं। आर्टिकल 352 जो आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी देश में लगाई जाती है। लेकिन यहां पर एक और संशोधन हुआ है। आपके मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं था, यह भी आपके आयोग ने सवाल पूछा है। आपके मूल संविधान में इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है आंतरिक अशांति। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जब तीसरी बार इमरजेंसी लगाई थी, इसी आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई थी। तो इसीलिए ये कोई ठोस तर्क नहीं था। मैं कह दूं कि हमारा मूड डिस्टर्ब है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। कैसे दिखा कि हमारा मूड डिस्टर्ब है? समझ पाओगे डिस्टर्ब है? ये तो दिख ही नहीं रहा है। कोई भौतिक दिक्कत दिखे कि हमारी तबीयत गड़बड़ है, फीवर है, हम अस्पताल में एडमिट है, इस वजह से नहीं आ पाए, तो बात समझ में आती है। ऐसे ही कह दें इमरान सर आए हैं, बैठे हैं, लेकिन डिस्टर्ब हैं, पढ़ा नहीं पाएंगे, तब तो हम बहाना भी बता सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी देश के भीतर कोई सरकार इस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाती है कि वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, आधार क्या है, कैसे सिद्ध करोगे? आपके अनुसार इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया हो सकता है पूरे देश के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा हो। इसलिए जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 में, तब जनता पार्टी की सरकार ने एक संशोधन कराया जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। यहीं पर ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, जबकि 42वां संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकार में हुआ है। और जनता पार्टी की सरकार में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया ऐसा कोई भी प्रावधान जो जटिल था, उन सबको बदल करके सरल कर दिया गया था। और इसी संशोधन के माध्यम से कह दिया गया कि अब आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या होगा? सशस्त्र विद्रोह होगा। एक और संशोधन सुनिए,
और इसी संशोधन के माध्यम से यह भी कहा गया कि देश में नेशनल इमरजेंसी तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं होगी। उसके पहले केवल मौखिक सिफारिश से ही नेशनल इमरजेंसी लग जाती थी और 75 में यही दुष्परिणाम हुआ था। इमरजेंसी लगी थी, पत्रकारों ने मंत्रिपरिषदों से सवाल पूछा कि कैसे लगा इमरजेंसी, कहा हमें तो नहीं पता, कहा इमरजेंसी लगी, कहा आपके देश में लगी, आप ही ने सलाह दिया है, कहा हमने तो कोई सलाह नहीं दी। माननीय राष्ट्रपति से पूछा गया कि आपको सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा मिली, कहा हाँ बिल्कुल मिली, कहा दिखाइए, कहा लिखित रूप में थोड़ी ना दिया, बोल के दिया है। तो भविष्य में ऐसी फिर संभावनाएं थी, सरकार अपने बहुमत के सरकार का प्रयोग करके इसका अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकती थी। इसलिए संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या ला दिया गया, बताना मुझे एक मुद्दा था, लेकिन मैंने 7 सवालों को जानबूझकर बताया ताकि आगे के मुद्दे को आप जोड़ करके नए सवालों को भी कलेक्ट कर पाएं। तो यहां पर 4 संशोधन ध्यान रखिएगा। संशोधन एक ही है, 44वां संविधान संशोधन 1978। कितनी चीजें बदली, जरा ध्यान से फिर से देखिए। पहला बदलाव क्या हुआ कि आर्टिकल 19 तभी निलंबित होगा जब राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध या बाह, और इसी संशोधन के माध्यम से यह भी कहा गया कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और इसी संशोधन के माध्यम से यह भी कहा गया कि देश में नेशनल इमरजेंसी तब तक नहीं लगेगी जब तक मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश न हो। आपके पीसीएस ने सवाल पूछा है, हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया, केवल एक बार, आर्टिकल 350 में। अगर कभी परीक्षा में सवाल पूछा जाए क्या हमारे मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ था, आंसर है नो। इसका प्रयोग कब हुआ, 78 में हुआ। एकदम साफ। 359 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। 359 में लिखा है कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होगी, राष्ट्रीय आपात लागू होगा, तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वह सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को, जिसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। अब आपको टीचर पढ़ाएगा कि मूल अधिकार अस्थायी होते हैं, अतः इसका निलंबन किया जा सकता है। एग्जाम में आयोग सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जिसका निलंबन नहीं हो सकता, अनुच्छेद 15-16, अनुच्छेद 17-18, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 20-21। और आप सोचोगे सर ने बताया है कि सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है ना। समग्र बात करेंगे तो मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है क्योंकि यह अस्थायी है, लेकिन 2 अधिकार ऐसे हैं जिनकी प्रकृति अस्थायी है, दैट इज एक्सेप्शन। ये क्या है, अपवाद है। और किसी भी परीक्षा में जब इंग्लिश पढ़ना शुरू किए होंगे आप, तब भी अपवाद ज्यादा पूछा गया होगा, नियम कम पूछा गया होगा। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस लगता है, ये कम पूछा गया, लेकिन वाइफ का प्लूरल ज्यादा पूछा गया बचपन में, क्योंकि वहां वीईएस लग जाता था, वह एक्सेप्शन था इंग्लिश का आपका ना। उसी प्रकार से रूल यहां नहीं पूछा जाएगा, यहां आपसे अपवाद ज्यादा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कभी भी निलंबित नहीं हो सकता। तो 20 और 21। तीसरा सवाल, क्या ये मूल संविधान में ही ऐसी व्यवस्था थी? ये मूल संविधान में नहीं थी। कब ऐसी व्यवस्था किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। इसका मतलब उसके पहले इनका निलंबन हो सकता था। अब 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके पास कितने आंकड़े आ गए? 6 क्वेश्चन आ गए हैं। अब 44वें संविधान संशोधन के सारे बिंदु आपका तैयार होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कल ही बताया था मैं संविधान संशोधन अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, पूरे संविधान को पढ़ाते हुए जो जो संशोधन आते जाएंगे वो आप साथ साथ हमारे तैयार करते चलेंगे। और बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, घर जाकर उसको एक ही जगह लिस्ट भी बना लेंगे आप। तो आज 44वें संविधान संशोधन के बारे में 5 प्रावधान आ गया। पहला, संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार से हटा करके विधिक बना दिया गया। दूसरा, अनुच्छेद 19 तभी निलंबित होगा जब राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध या बाक्रमण होगा। तीसरा, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। पांचवा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य है। छठा, 20 और 21 अस्थायी प्रकृति के होंगे, इनका निलंबन किसी भी सूरत में नहीं होगा। और 2 आर्टिकल भी आपको यहीं पर याद करना है। अनुच्छेद 358 19 के निलंबन की बात करता है, जबकि 359 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात के समय भारत का राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकारों का निलंबन कर सकता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स क्या है? अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी हैं। एग्जाम में एक शब्द और प्रयोग किया जाएगा जहां फंसेंगे, ये इसको सीमित में बताऊंगा, वो यहां पर नहीं पूछा, यहां तो अस्थायी और अस्थायी पूछा जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? अगला बिंदु देखिए, दूसरी विशेषता इसे क्या है? दूसरी विशेषता में कहा गया कि मूल अधिकार सीमित है। इसका मतलब हुआ कि मूल अधिकार अत्यांतिक या निरपेक्ष, पॉलिटी में यही शब्द एग्जाम में लिखा रहेगा जो हमने लिखा है यहां पर।
हर विषय की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। इतिहास की अलग होती है, इकोनॉमी की अलग होगी, पॉलिटिक्स की अलग होगी। अगर आप टर्मिनोलॉजी से परिचित नहीं होंगे, कई बार आप क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे जब ये पूछा जाएगा कि विधान परिषद को कौन समाप्त करता है, तो आयोग समाप्त नहीं लिखेगा, आयोग लिखेगा विधान परिषद को कौन उत्सादित करता है। अब कहेंगे उत्सादन क्या होता, सर ने पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि वो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, वही पूछा जाएगा। जैसे कहा जाता है कि लोकसभा के विघटन पर किन परिस्थितियों में विधेयक व्यपगत हो जाते हैं, लैब से नहीं पूछेगा, समापन नहीं पूछेगा, वहां व्यपगत लिखकर ही आएगा। और शुरुआती दौर में बच्चे इसीलिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि व्यपगत का अर्थ ही नहीं जानते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सरल भाषा में मैं समझाता रहूंगा, लेकिन जो इसकी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है वो मैं बताता रहूंगा, उस पर भी नजर बना के रखिएगा। मूल अधिकार अस्थायी है, इसका मतलब हुआ कि मूल अधिकार अत्यांतिक या निरपेक्ष नहीं है। इसका इंग्लिश रूपांतरण होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऐसा अधिकार जो बगैर किसी सीमा से हो। बहुत बोलचाल की भाषा में करें, ऐसा घोड़ा जो बगैर लगान का हो, मनमाने तरीके से अपनी उड़ान भर सके। इस प्रकार से अगर अधिकार दिया जाता है तो वही समस्या आएगी जो बगैर लगान के घोड़े की आ जाती है। अगर बगैर लगाम का घोड़ा होगा तो क्या समस्या आएगी? वह हो सकता है पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दे, आपके परिवार के लोगों को ही जख्मी कर दे। उसी प्रकार से संविधान निर्माताओं को यह खतरा था, अगर नागरिकों को अधिकार ये असीमित रूप से दे दिए गए तो भविष्य में नागरिक अपने अधिकारों की बदौलत राज्य के कार्यों में व्यवधान डालेंगे और हमारी शासन प्रणाली सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उससे पहले ब्रिटेन का संविधान का निर्माण हो चुका था, अमेरिका में भी संविधान का निर्माण हो चुका था। कुछ संविधान निर्माताओं ने सलाह दिया कि अमेरिका में झांक कर देख लो क्या स्थिति है। अमेरिका में देखा गया, वहां नागरिकों के अधिकारों की स्थिति बहुत मजबूत थी। संसद के पास ये पावर नहीं थी कि संशोधन करके उनके अधिकारों को सीमित कर पाए या समाप्त कर पाए, क्योंकि वहां पर न्यायिक सर्वोच्चता है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। और ब्रिटेन में अधिकारों की स्थिति इतनी कमजोर थी, संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर किसी भी सीमा तक अधिकारों को छीन सकती थी और न्यायालय के पास ये पावर नहीं होगी वो अधिकारों को आपको दिला पाए। संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर हम अमेरिका की नकल करेंगे तो नागरिकों के अधिकारों की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी, वह इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए निरंकुश बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा और राज्य के कार्यों में व्यवधान डालेगा। अगर ब्रिटेन की तरह हम अधिकारों की स्थिति को बहुत कमजोर कर देंगे तो राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अधिकारों का हनन करेगी और व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने न तो अमेरिका का रुख किया और न ही ब्रिटेन का, बल्कि उसके बीच का सामंजस्य साधा है। इसीलिए जो आप पर यह दाग लगाते हैं कि आप भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, उनको बताइएगा भारतीय संविधान के निर्माण के समय दुनिया भर के संविधानों का हमने अवलोकन किया, लेकिन हमने हूबहू कॉपी नहीं किया है। हमने किसी भी संविधान को देखने के बाद अपने देश की परिस्थितियों को देखा है, अपने देश की ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति को देखा है, अपने देश की धार्मिक स्थिति को देखा है, उसके बाद यह तय किया है इसका कौन सा रूप हमें अपने देश में शामिल करना है। इसीलिए कहा जाता है भारतीय संविधान दुनिया भर के संविधानों में लगाया गया एक खूबसूरत पेबंद है, एक उसका विशिष्ट संयोजन है, हूबहू कॉपी नहीं है। संविधान निर्माताओं ने कहा हमारे देश के भीतर अधिकारों की स्थिति इतनी कमजोर भी नहीं होगी कि व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन खतरे में हो जाए, और अधिकारों की स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं होगी कि व्यक्ति तानाशाह बन पाए, बल्कि उनको इतने अधिकार भी दिए जाएंगे जिससे उसके भौतिक और नैतिक विकास हो पाए और राज्य के कार्यों में व्यवधान न डाल पाए। अगर उन्हीं अधिकारों का वह दुरुपयोग करेगा तो इतनी शक्ति संसद के पास भी होगी, वह कानून बनाकर उन अधिकारों को सीमित भी कर देगी। इसीलिए युक्ति युक्ति निर्बंधन का प्रावधान किया गया। यह शब्द सुना है इससे पहले कभी? युक्ति युक्ति निर्बंधन, जब आप पॉलिटी की किताब पढ़ते होंगे तो वहां पर यह शब्द आता होगा। इसका इंग्लिश मतलब होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। युक्ति युक्ति निर्बंधन का मतलब होता है कि आपके किसी आजादी पर राज्य अगर चाहे तो सीमाएं लगा सकता है। अब एक गहरा बिंदु बताता हूं आपको। अगर कभी एग्जामिनेशन में सवाल पूछ ले युक्ति युक्ति निर्बंधन का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है या न्यायपालिका करती है? हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? न्यायपालिका है। कौन से अधिकारों में सीमाएं लगाने की जरूरत है या नहीं है, इसका निर्धारण संसद नहीं करेगी, न्यायपालिका कर देगी। न्यायपालिका यह बता देगी कि अनुच्छेद 19 में युक्ति युक्ति निर्बंधन होना चाहिए, उसके बाद संसद तब सीमाएं लगाएगी। ऑर्डर कहां से मिलेगा? पहले न्यायपालिका से। यानी युक्ति युक्ति निर्बंधन का प्रावधान न्यायपालिका करती है, लेकिन सीमाएं लगाने का काम संसद
कानून बनाकर करती है। इसीलिए हमें अधिकार मिला, ये अधिकार हमें असीमित रूप से नहीं मिला। इसमें अगर राज्य चाहे तो कानून बनाकर इसे क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। आवश्यकता पड़ गई तो समाप्त भी कर सकता है। एग्जाम्पल कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, और कल हमने शायद बताया भी था आपको, प्रत्येक स्वतंत्रताओं पर राज्य युक्त युक्त निर्बंधन लगाता है, हमको उस पर सीमाएं भी लगाता है। अनुच्छेद 25 के तहत हमें धार्मिक आजादी मिली, और धार्मिक आजादी के तहत हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली है, जिसके तहत हम किसी भी धर्म को मानने या न मानने का अधिकार है। जिस धर्म को मानते हैं उसका प्रचार प्रसार का अधिकार है, अपने धार्मिक आचरण का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, लेकिन यह आजादी मनमानी नहीं है। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली एनसीआर के भीतर रात को 10 बजे के बाद कोई पटाखा नहीं लगाएगा, और दिल्ली के पढ़े लिखे लोग न्यायालय पहुंच गए। उनका मानना था कि आप हमारी धार्मिक आज़ादी में खलल डाल रहे हैं, ये हमारा धार्मिक आचरण है, हम दिवाली में पटाखा दगाएंगे या नहीं दगाएंगे ये आप तय करेंगे, हमारी धार्मिक आज़ादी को छीनेंगे। तब न्यायालय ने कहा ध्यान से पढ़ो संविधान, अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला होगा तो हम आपकी किसी भी धार्मिक आज़ादी को कम कर सकते हैं और छीन सकते हैं। कहा कौन सा स्वास्थ्य का मामला आ गया? कहा जाके पढ़ो, एयर क्वालिटी की वैश्विक रिपोर्ट आई है, दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानियों में सबसे प्रदूषित राजधानी पूरी विश्व में दिल्ली है। और अगर इस पर न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया, राज्य ने कोई ध्यान नहीं दिया, आने वाले समय में कोई बच्चा जीवन अपना जी ही नहीं पाएगा, इतनी प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में रहेगी। इसलिए आपके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। एक और ताजा एग्जाम्पल देता हूं आपको। 2019-20 में जब वैश्विक कोरोना महामारी आई तो राज्य में उत्तर प्रदेश में ही आदेश हुआ कि ईद की नमाज के समय कोई भी व्यक्ति ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ेगा, और ना ही कोई व्यक्ति एक दूसरे से गले मिलेगा। जहां शिक्षा का अभाव था, जागरूकता का अभाव था, कुछ लोग सड़क पर भी उतर आए कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी धार्मिक आज़ादी छीन ली जा रही है। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कोरोना वैश्विक महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके, इसलिए हमारी धार्मिक आज़ादी को सीमित किया गया था। और ऐसी दशाओं में जब मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य का होगा, जब मामला कानून व्यवस्था का होगा, जब मामला नैतिकता का होगा, तो राज्य के पास ये पावर है कि आपकी धार्मिक आज़ादी को छीन सकता है। न्यायालय ऐसी दशाओं में आपको सुरक्षा नहीं देगा। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, नागरिकों को दिया गया मूल अधिकार सीमित असीमित नहीं बल्कि क्या है, सीमित है, जिसका अर्थ यह हुआ कि राज्य आवश्यकता पड़ने पर इसे कम भी आया। समझ में? तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल और जस्टिसिएबल। मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। इसका मतलब क्या हुआ? न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अगर बात इनके अधिकारों को छीने जाने की आएगी तो न्यायालय इसकी सुरक्षा दे सकता है। किसके तहत? मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, इसकी सुरक्षा कौन देगा? फंडामेंटल राइट्स यदि प्रवर्तनीय है तो इसकी सुरक्षा कौन देगा? न्यायालय देगा। हमने तो सुना है कि न्यायालय में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसी में सुप्रीम कोर्ट भी आता है, इसी में हाई कोर्ट भी आता है, इसी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है, इसी में फैमिली कोर्ट भी आता है, इसी में उपभोक्ता न्यायालय भी आता है, और इसी में आपका जो अधीनस्थ न्यायालय है सबऑर्डिनेट कोर्ट वो भी आता है। कौन सा न्यायालय संरक्षण देगा? केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देगा, यानी को दोनों देंगे। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन देगा? केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल हाई कोर्ट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों इसकी सुरक्षा देंगे। लेकिन मैंने कल शायद आपको बताया था इसको कि जब बात सुप्रीम कोर्ट के पास होगी तो इसको अपनी सुरक्षा देनी ही होगी। जब आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो हाई कोर्ट अगर चाहे तो सुरक्षा दे या अपने बॉस के पास भेज भी सकता है। ये हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत देगा? 226। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत देगा? आर्टिकल 32। तो अब तक कितने आर्टिकल की चर्चा मैंने किया? 4। 358 याद हुआ, 362 याद हुआ, 32 याद हुआ और 226 याद हुआ। ये सारे आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। भविष्य में अगर आपसे आयोग सवाल पूछ ले क्या मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी अधीनस्थ न्यायालय नहीं दे सकता? दे सकता है। संविधान में लिखा है, हमारे संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था किया गया है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी अधीनस्थ न्यायालय भी दे सकता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट दे सकता है या नहीं दे सकता? पहले यस और नो।
ऐसा संविधान में लिखा है? यस और नो? कहां लिखा है? संसद संशोधन कर दे, ये लिखा है कि इसका प्रावधान है स्पष्ट? कहां? लक्ष्य बैच वाले कितने लोग बैठे इसमें? हाथ उठाइए। 4 बार बताया हूं लक्ष्य बैच में इसको। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 क्लॉज 3, और 32 क्लॉज 3 में लिखा है कि संसद के पास ये पावर है, अगर वह चाहे तो कानून बनाकर रेटों को जारी करने की शक्ति का विस्तार अधीनस्थ न्यायालय तक कर सकती है, लेकिन संसद ने आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। अनुच्छेद 32 क्लॉज 3 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी अभी केवल सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, हाई कोर्ट दे रहा है। यदि संसद कानून बना दे तो इसका विस्तार कहां तक कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालयों तक कर सकता है, लेकिन संसद ने अभी ऐसा किया नहीं है। एकदम क्लियर? इतना पर्याप्त है आपके लिए। बातें और भी हैं, लेकिन वो मेंस का मुद्दा हो जाएगा फिर। तो ये पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा क्लियर। अब आइए, यहां पर लिखा गया है कि मूल अधिकार नकारात्मक प्लस सकारात्मक है। ज्यादातर किताबें तो लिखती हैं कि मूल अधिकार नकारात्मक है, डायरेक्ट ऐसे लिखती हैं कि मूल अधिकार नकारात्मक है, लेकिन ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। शुरुआती दौर में लक्ष्मीकांत ने भी ये लिखा है कि मूल अधिकार नकारात्मक है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब क्या होता है। नकारात्मक का मतलब बुरा, सकारात्मक का मतलब अच्छा, जो हम लोग की एक समान समझ है नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर के। लेकिन यहां नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब अच्छे और बुरे से नहीं है। तब किससे है? ऐसा कोई भी अधिकार जिसके तहत राज्य को कुछ करने के लिए मना किया गया हो, उसकी प्रकृति नकारात्मक है। और ऐसा कोई भी अधिकार जिसके तहत राज्य को कुछ करने के लिए कहा गया हो, उसकी प्रकृति सकारात्मक है। मैं अधिकार बोलता हूं, आप बताइएगा कौन नकारात्मक है, कौन सकारात्मक है। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 कहता है कि 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि वह जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 18 कहता है राज्य उपाधियां नहीं देगा। 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम नहीं होगा। 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने और फैक्ट्री में नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। अनुच्छेद 25 से लेकर 26 तक कहा गया है राज्य धार्मिक स्वतंत्रताएं सुनिश्चित कराएगा। इसका मतलब है हमारे मूल अधिकार में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जिनकी प्रकृति, लेकिन ज्यादातर मूल अधिकारों की प्रकृति, इसीलिए किताबें लिखती हैं मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। लेकिन जबकि इसका सही आंसर यह होगा कि मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक और सकारात्मक। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आ गया और उस सवाल में आपको 2 ही विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनना है, आपके पास तीसरा विकल्प है ही नहीं, या तो नकारात्मक को चुनो या सकारात्मक को। ऐसी दशाओं में आपको आंसर नकारात्मक ही लगाना है। अगर आपके पास ये विकल्प मौजूद है कि आप नकारात्मक और सकारात्मक बोथ लगा सकते हैं, जैसे कहा जाए कि मूल अधिकार की प्रकृति के बारे में सत्य कथनों का चयन करें, यह नकारात्मक है, यह सकारात्मक है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो अब क्या आंसर लगाएंगे? समझ गए? अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम शायद इधर आ गए होंगे कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये बड़ा फैक्ट है, बहुत बार सवाल पूछा गया, एक बार नहीं कई बार सवाल इस पर पूछा गया है कि हमारे संविधान में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों को नहीं मिला है, केवल भारतीय नागरिकों को मिला है। संविधान में जहां जहां व्यक्ति शब्द का प्रयोग होगा उसका मतलब यह होगा नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल हैं, और जहां जहां केवल आपका नागरिक शब्द का प्रयोग होगा इसका मतलब केवल भारतीय नागरिकों की बात की जा रही है, विदेशियों की बात नहीं की जा रही है। और हमारे संविधान के भीतर 5 ऐसे अनुच्छेद हैं मूल अधिकार में जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। केवल इतना नहीं रटना होगा, इसमें क्या लिखा गया वो भी आगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होगा, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करें, गहरा सवाल बोल रहा हूं मैं, और 4 स्टेटमेंट दे देगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना, अपराध के संबंध में संरक्षण, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने मनोअनुकूल शिक्षण संस्थानों की स्थापना, भारत के भीतर यात्रा का अधिकार। उपरोक्त दिए गए कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके लिए पहली कसौटी है आपको यह पता हो
कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन सा है, फिर आपको यह पता हो उस अधिकार में लिखा क्या है, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा ये हल्का सवाल नहीं, ये गहरा सवाल है। ये पीसीएस के लेवल का सवाल है या यूपीएससी लेवल तक ये सवाल पूछा जाता है। नजर आपकी वहां तक होनी चाहिए। समझ में आ गया? कौन कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? 15 और 16 एक साथ, फिर 19, 10 पलट के उधर जाइए, 29 और एकदम क्लियर, 15, 16, 19, 29 और एकदम स्पष्ट। अगला मुद्दा, कुछ मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21 का, 22, 23, 24, 25 से लेकर 28 तक, ये सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो केवल भारतीयों को ही नहीं, भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। इसमें से सबसे ज्यादा 14 पूछा गया है, क्योंकि 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग है। किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समस्त समानता होगी, विधियों का समान संरक्षण होगा, विधि समान रूप से लागू होगी, यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। यह भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी। अगला मुद्दा देखिए, अगला मुद्दा कहा गया कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। यह थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। ध्यान से सुनिएगा, मतलब ऐसा अधिकार जिसकी सुरक्षा आपको राज्य से मिलेगी, निजी व्यक्तियों से नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य नौकरियों में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसने अब अपना एक साइबर कैफे खोला और उसमें कहा कि हमारी साइबर कैफे में केवल महिलाएं लेंगी, किसी भी पुरुष को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और एक कोई पुरुष व्यक्ति है, योग्य है, वो कहता है कि हमारा भी आवेदन लिया जाए। कहा गया आपको नहीं मिलेगा। अगर वह व्यक्ति क्लेम करे कि कैसे नहीं मिलेगा, लिंग के आधार पर आप कैसे भेदभाव कर सकते हैं, वह व्यक्ति कर सकता है। वह राज्य नहीं है, वह हमारी और आपकी तरह एक निजी और प्राइवेट व्यक्ति है। राज्य वही होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 की परिभाषा में किया गया होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। उसमें से मुख्यतः अनुच्छेद 15 और 16 ही है। कौन है? अनुच्छेद 15 और 16 ऐसे अधिकार हैं जो केवल राज्य के विरुद्ध हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। और अगला लिखा गया है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता एक आपराधिक कृत्य है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य नहीं करेगी, क्या आप भेदभाव कर सकते हैं? ना राज्य भेदभाव कर सकती है और ना आप भेदभाव कर सकते हैं। और इस व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है, इसको सुरक्षा राज्य से भी मिल रही है और आपसे भी मिल रही है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 17 कैसा अधिकार है जो निजी व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध व्यक्ति को दिया गया है। एक और एग्जांपल देता हूं, अनुच्छेद 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में या फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा। राज्य नहीं लगाएगा, क्या आप लगा सकते हैं? किसी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी कोयले की खान में काम करा सकते हैं? न तो आप करा सकते हैं, न ही राज्य करा सकते हैं। अनुच्छेद 23 में कहा गया मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, किसी के साथ बेगार नहीं होगा, बलात्श्रम से निषेध बताया गया, इसे न राज्य करेगा और न ही। इसका मतलब हमारे मूल अधिकार में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। अगला मुद्दा देखिए, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिसमें दंड का प्रावधान है, जिसमें आपको पनिशमेंट ही मिलती है। कुछ अधिकार तो ऐसे होते हैं, हनन हुआ, व्यक्ति न्यायालय के पास गया, न्यायालय ने सुरक्षा दे दी, बात खत्म। लेकिन कुछ अधिकार इतने दंडनीय हैं कि अगर आपने ऐसे अधिकारों का हनन किया तो उसको तो सुरक्षा मिलेगी ही और आपको दंड दिया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 के लिए एक कानून बनाया संसद ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। 1976 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच फिर भी भेदभाव बना रहा, इसलिए 1989 में एक कानून आया, आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एट्रोसिटीज एक्ट। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में लगाना दंडनीय बताया गया है। इसके लिए बाल अधिकार निवारण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो उसको सजा भी दी जा सकती है। इसीलिए कहा गया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं
जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है। और सबसे अंतिम बिंदु यहां लिखा है, ये मूल अधिकार राज्य का दावा है या नागरिकों का? दावा का मतलब होता क्या है? क्लेम। और क्लेम का मतलब ये होता है संविधान में जो अधिकार दिए गए इसको राज्य प्राप्त करेगा या नागरिक प्राप्त करेंगे? नागरिक प्राप्त करेंगे, इसलिए इसे किसका दावा माना जाता है? नागरिकों का दावा। अब आपको हमसे पूछना चाहिए, जो आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाए हम लोगों को, इस कहानी में कैसे कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता कैसे है? फिलहाल प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, अपने आप आइडिया लग जाएगा कैसे बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। कथन वाले सवाल, एक सारे कथनों के साथ बोलता हूं कि मूल अधिकारों के संबंध में असत्य कथनों का या सत्य कथनों का चयन करिए। अब लगातार स्टेटमेंट दे दिया। मूल अधिकार राज्यों का दावा है, मूल अधिकार अत्यांतिक है, मूल अधिकार असीमित है, मूल अधिकार सीमित है, मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, मूल अधिकारों में दंड का प्रावधान नहीं है, मूल अधिकारों की प्रकृति केवल सकारात्मक है। अलग अलग स्टेटमेंट रहेगा और इसे चर्चल स्टेटमेंट दे के नीचे पूछता है सत्य या असत्य कथनों का चयन करें। अब चाहे जैसा सवाल पूछे, जब हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसकी पूरी विशेषताएं होती क्या है, कोई भी क्वेश्चन अब आपका यहां से गलत नहीं होगा। लिख लीजिए, पॉइंट में अब लिख लीजिए। पहला पॉइंट हेडिंग बनाइए। हेडिंग मत बनाइएगा, बुलेट फॉर्म लिखते जाइएगा। बुलेट फॉर्म समझ रहे हैं ना? पहला पॉइंट लिखिएगा, मूल अधिकार अस्थाई नहीं है। मूल अधिकार अस्थाई नहीं है। देखिए कंफ्यूजन हो गया ना। अब हमने यहां लिखा मूल अधिकार अस्थाई, ऐसे एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। मूल अधिकार अस्थाई है, अगर मैं ये बोलूं मूल अधिकार अस्थाई नहीं, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसे एग्जाम में बोलेगा तो फंसिएगा मत कि क्या बोल रहा है। शब्दों को ध्यान से देखिएगा। मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, जिसका अर्थ यह हुआ कि इसे संशोधन करके घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घटाया और बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल के समय इसका निलंबन भी किया जा सकता है। और आपातकाल के समय इसका निलंबन भी किया जा सकता है। निलंबन भी किया जा सकता है। हेडिंग बनाइए, मूल अधिकारों का निलंबन। इसको मैं फ्लो चार्ट में कराऊंगा क्योंकि आपको मेंस नहीं लिखना है। मूल अधिकारों का निलंबन, मेंस में डायरेक्ट इसी पे सवाल आता है, निलंबन पे ही लिखने के लिए। मूल अधिकारों का निलंबन, एक ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। स्वतः निलंबित हो जाएगा और 359 में लिखा है राष्ट्रीय आपात के समय
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुच्छेद